Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss organization structure. Organization structure का मतलब ही आप लोग माइंड में आता होगा ए शेप मीन्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनका शेप के मतलब कि वो किस पोजीशन पे, किस प्लेस पे और कहाँ पे हैं, किस प्रकार के वो वर्क करेंगे, किस प्रकार के वहां पे उसमें डिपार्टमेंट होंगे और किस प्रकार के उसके कौन से सुपरवाइजर होंगे, कौन उसको कंट्रोल करेगा। मीन्स यही पूरा एक तरीके से शेप जो बनता है उनके यहाँ पे किसके बीच में कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पीपुल, वर्क एंड रिसोर्सेज। मीन्स ये क्या होता है कि जो हमारे पास वर्कर पीपुल्स होते हैं उनका वर्क और रिसोर्स के बीच में जो रिलेशन बनाता है उसी रिलेशन को हम लोग इसके नाम चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन एक छोटी सी होती है, इट कैन बी डिफाइन एज द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक तरीके से पूरा एक फ्रेमवर्क में काम करता है। फ्रेमवर्क का मतलब एक पूरा फिगर होता है। फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल, इस फ्रेमवर्क में कौन कौन सी चीजें जो ये फ्रेमवर्क होता है, इस फ्रेमवर्क में किसकी बात करें मैनेजरियल टास्क एंड ऑपरेटिंग टास्क। मैनेजरियल टास्क एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। जो किसी भी फ्रेमवर्क में रहकर जो मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म किया जाता है उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के नाम जानते हैं। अब क्या हो सकता है, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप किसके बीच में, पीपुल, वर्कर एंड रिसोर्स के बीच में जो हमारे पे रिलेशनशिप होते हैं उसी को हम लोग इसके नाम से जानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के नाम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसी से थोड़ा सा एक पॉइंट आता है बल्कि जो हम लोग जानते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितनी बड़ी होगी या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ी है छोटी है उसके शेप के बारे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय ए सुपरवाइजर। सब ऑर्डिनेट का मतलब कि एक जो भी सुपीरियर होता है, सुपीरियर मतलब जो एक हेड होगा वो कितने नंबर ऑफ अपने से, जैसे होता है एक सीनियर कितने जूनियर स्टाफों को पे कंट्रोल कर सकता है उसी को हम लोग इसके नाम से जानते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय ए सुपरवाइजर। ए सुपरवाइजर मतलब कोई एक सुपरवाइजर गिवन शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसी के द्वारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक शेप बनता है, एक आकृति बनती है किसके द्वारा, इसी के बेस पे हम लोग बात करते हैं। जस्ट लाइक आप अगर कहें तो हम लोग एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा इसमें क्या हमने पाया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जहां पर मैनेजरियल टास्क एंड ऑपरेशनल टास्क को हम लोग क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। वहां पे उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर, पीपुल एंड रिसोर्सेज का जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक शेप हमारा होता है। इसी मामले हमने एक पढ़ा था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ए नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट इज कंट्रोल्ड बाय द किसके द्वारा, सुपीरियर या सुपीरियर के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है उसी की जो भी नंबर होते हैं उसी के बेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, इट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अब हमारा देखिए बेटा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, कितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन ए है, ऑर्गेनाइजेशन बी है। ऑर्गेनाइजेशन ए में हमने बताया कि कितने हमने वर्कर की बात करा, कितने वर्कर का ग्रुप बनाया, एक 10 का, एक कितना है 10 का, 10 कितना होगा 20 वर्कर्स। अब 10 वर्कर को कंट्रोल करने के लिए एक सुपरवाइजर है, यहाँ पे 10 वर्कर को कंट्रोल करने के लिए एक सुपरवाइजर अपॉइंटमेंट किए गए। इन दोनों सुपरवाइजर को कंट्रोल करने के लिए हमारे क्या हो गया, एक मैनेजर हुए। तो इसका ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर ये हुआ। स्ट्रक्चर मतलब एक हमारा जो फ्रेमवर्क बना वो ऐसे बना कि ये वर्कर कोई भी इन्फॉर्मेशन किसको देंगे, सुपरवाइजर किसको देगा, मैनेजर को। तो ये आपका क्या होना है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना। अब देखो यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन बी में भी जो है वो 20 का है। देखो 5 5 5 5 4 टाइम कितने हो गए 20 हो गए बेटा। अब देखो इसमें क्या होगा कि इन 5 को कंट्रोल करने के लिए एक सुपरवाइजर, इन 5 को कंट्रोल करने के लिए एक सुपरवाइजर, इन 5 को कंट्रोल करने के लिए एक सुपरवाइजर, इन 5 को कंट्रोल करने के लिए एक सुपरवाइजर। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ कितने सुपरवाइजर है, 4। अब इन 2 सुपरवाइजर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक असिस्टेंट मैनेजर और इन 2 सुपरवाइजर कंट्रोल करने के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर। तो कितने असिस्टेंट मैनेजर हो गए, 2 असिस्टेंट मैनेजर। इन 2 असिस्टेंट मैनेजर को कंट्रोल करने के लिए मेरा फिर क्या आया, ये मेरा क्या है
मैनेजर है, ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा, ये मैनेजर है, ये मेरा क्या असिस्टेंट मैनेजर, ये मेरा क्या है सुपरवाइजर है। इधर भी ये मेरे सुपरवाइजर थे और ये मेरे क्या मैनेजर। अब इसमें असिस्टेंट मैनेजर इसलिए नहीं आया कि इसमें दो कंट्रोल करने के लिए स्वयं मैनेजर है, इसलिए यहाँ पर असिस्टेंट की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन देखो इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, बड़ा हुआ। किसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बी का बड़ा हुआ कंपेयर टू ए का। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। अब देखो बात ध्यान देना, आप सुनना ध्यान से कि जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लोअर होगा उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही तो है जो ये है, ये छोटे छोटे जो बने इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे कि इनको कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, सुपरविजर को हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं। जो ये सब ऑर्डिनेट है, सब ऑर्डिनेट का मतलब जो वर्कर्स होते हैं, इनको जो ये काम करने वाले इनको कंट्रोल करने के लिए जो ये जितना छोटा रहेगा, यहाँ 5 का था, यहाँ कितने का 10 का था। तो देखो 10 पे था तो इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बना, छोटा बना। यहाँ 5 का था तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बना, बड़ा। मतलब कि बोल सकते हो आप स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा आपका, अगर लोअर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा आपका, लार्ज होगा। अगर ये आपका लो हो या इसको बोलते स्मॉल होगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, लार्ज। अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, लार्ज होगा, जैसे यहां 10 का था तो इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होंगे बेटा, स्मॉल। बात समझेंगे, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग उनको एक्टिविटीज के बेस पे दो टाइप पे डिवाइड किए गए। पहला हमारा है फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग किसका नाम जानते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हम लोग किसके नाम से बोलते हैं कि ये फंक्शन बेस पे या फंक्शन जो जैसा फंक्शन परफॉर्म करता उसके बेस पे उसको क्लासिफिकेशन किए हैं। दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल मतलब उस पर डिपार्टमेंट के बेस पे उसको डिवाइड किए। जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, फंक्शन परफॉर्म, जो जैसा जिस प्रकार का काम करेगा उसके बेस पे चीजों को हम लोग क्या करें, डिवीजन यहाँ करते हैं। इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द फंक्शनल स्ट्रक्चर। अनदर वर्ड में कह सकते हैं इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट सिमिलर ग्रुप, क्या होना चाहिए उनका, सिमिलर ग्रुप हो या रिलेटेड जॉब टुगेदर हो और साथ साथ काम करने के लिए होगा, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर के नाम जानते हैं। जस्ट लाइक इसका एक एग्जांपल है बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है, कई जो अपने यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को कंट्रोल करता है। जस्ट लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब कि जो एचआर मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर को कंट्रोल कौन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर मतलब सारे प्रकार के जो ये पांचों मैनेजर, इन मैनेजर को कौन कंट्रोल करता है, इन सारे मैनेजर को जो कंट्रोल कौन करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, या इसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से सकते हैं। यही भी क्या कर सकता है, सारे मैनेजरों को कंट्रोल कर सकता है। अब ये क्या होते हैं, ये कोई एक स्पेसिफिक जॉब करते हैं, मतलब सिमिलर जॉब है इन लोगों का भी। देखो ह्यूमन का भी, मार्केटिंग का भी, सबका मैनेज करना, बट ये किसका है, ये ह्यूमन को मैनेज करते हैं। ये किसको मैनेज करते हैं, मार्केट में सेलिंग कैसे किया जाए, कैसे इंक्रीज उसको मैनेज करते हैं। ये क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोडक्ट में नई सीरीज कैसे लाई जाए, जैसे मोबाइल में होता है ना कि आप हर समय नया सीरीज आता रहता है, या टेक्नोलॉजी में करो या नेटवर्क में बोलो, अब जैसे 2G था, 3G था, 4G था, 5G आ रहा है, तो वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी मैनेजर वहां होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट होता है परचेजिंग मैनेजर। परचेजिंग मतलब कि रॉ मटेरियल या गुड्स को हम लोग कैसे परचेज करके ले आएंगे, वो सब कंट्रोल कौन करता है, परचेजिंग मैनेजर करता है। नेक्स्ट हमारा होता है अकाउंटिंग मैनेजर। अकाउंटिंग मैनेजर की कितना पैसा कहाँ से आएगा, किस प्रकार से उसका यूटिलाइज किया जाएगा, उस सब पैसे को जो मैनेज करता है वो कौन होता है, अकाउंटिंग मैनेजर। मीन्स जो बिजनेस के रिकॉर्डिंग काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, अकाउंटिंग मैनेजर। इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर। और यही इनके फंक्शन, इनके काम के बेस पे, इनके क्या फंक्शन परफॉर्म के बेस पे जब मैनेज किया जाता है उसको हम लोग किसके नाम जाते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब देखिए कोई भी स्ट्रक्चर होगा, कोई भी चीजें होगी, उसकी मेरिट और डिमेरिट जरूर होगी। आइए हम लोग इसके मेरिट और डिमेरिट को देखते हैं। मीन्स एडवांटेज और फंक्शनल स्ट्रक्चर। फिर एडवांटेज मतलब पहला पॉइंट होता है स्पेशलाइजेशन। स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, आप जानते हो कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें हर वर्कर्स को, हर डिपार्टमेंट में
जो फंक्शनल एक्सपर्ट होता है उसी को उसका वर्कलोड दिया जाता है, मीन्स उसी को कंट्रोलिंग पावर दिया जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, स्ट्रक्चर लीड्स टू द ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या होता है, जो जिस चीज में ऑक्यूपेशनल होता है फंक्शनल एक्सपर्ट हम लोग बोल सकते हैं ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, बिकॉज डिपार्टमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन। डिपार्टमेंट को जो होता है उसको डिवाइड किया गया है किसके द्वारा, बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन, मीन्स जो प्रोडक्शन का काम किया जाता होगा उसको प्रोडक्शन के लिए दिया जाएगा, जो अकाउंटिंग का काम जाता है अकाउंटिंग में होगा, जो HR का काम में जाता है ह्यूमन के बारे में जानता होगा उसको ह्यूमन का दिया जाएगा, जो आपका काम जानता होगा कि जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उसको उस फील्ड में दिया जाएगा। एंड एवरी डिपार्टमेंट इज हेड, जो एवरी डिपार्टमेंट का हेड बाय द फंक्शनल एक्सपर्ट होते हैं। क्या होते हैं कि जो हेड्स होते हैं वो क्या होता है, फंक्शनल एक्सपर्ट होते हैं। फंक्शनल एक्सपर्ट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं तालमेल बैठाते हैं किसके किसके, स्किल ऑफ पर्संस, जो उस एक्सपर्ट के पर्संस के स्किल होते हैं उसमें, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, जो उस जॉब पे अपॉइंटमेंट, जैसे कि अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपके अंदर अकाउंटिंग के बारे में स्किल्स होनी चाहिए, और उस जॉब में अकाउंटिंग की पोस्ट खाली होनी चाहिए। उसी को क्या किया जाता है, इंश्योर कराता है, उसी को फंक्शनल एक्सपर्ट क्या करता है, कोऑर्डिनेशन कराते हैं। मीन्स अगर दोनों एक दूसरे में क्या हो गए, इंश्योर का मतलब हो गया जो वो अकाउंटिंग के बारे में जानता है और अकाउंटिंग की ही पोस्ट है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है हमारा कि वो स्पेशलाइजेशन उसी पर्टिकुलर जॉब के लिए हो सकता है। बट अगर उसको प्रोडक्शन की नॉलेज है, अकाउंटिंग की जॉब है, तो उसमें कभी भी कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता। फिर यूनिटी ऑफ द कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो कि एक जो सुपीरियर होता है वो एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है, और तभी वो काम क्या होते हैं, टाइमली कंप्लीट हो सकते हैं। बट अगर मोर देन वन सुपीरियर ऑर्डर गिवन बाय द वन सबऑर्डिनेट, तो उस कंडीशन में क्या हो जाए, कंफ्यूजन होता है। मतलब कि जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों को एक ही टाइम में दो टीचर्स ऑर्डर दे दे कि नहीं मेरी नोट्स चाहिए, मेरी नोट्स चाहिए, उस कंडीशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, और उस कंडीशन में जो वर्क है वर्क करने में आपको डिले होगी, किसका जॉब या किसके वर्क को कंप्लीट करें। इसलिए एक ही जो सुपीरियर होता है एक सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करता है, उसी को आगे यूनिटी ऑफ कमांड। अब नेक्स्ट होता है देखो, सबऑर्डिनेट शुड बी रिसीव वन ऑर्डर फ्रॉम द वन सुपीरियर ओनली। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन मतलब अगर डुअल ऑर्डर मिलेगा मे बी लीड टू द कंफ्यूजन एंड डिले इन अ वर्क। नोट ओनली सुपीरियर एंड फंक्शनल हेड, जो सुपीरियर और फ्रैक्शनल हेड होता है टू ऑर्डर द सबऑर्डिनेट। कौन दे ऑर्डर, किसको दे सकता है, सबऑर्डिनेट को कौन, सुपीरियर हेड या फंक्शनल हेड जो होगा वही दे सकता है। मीन्स अगर मैनेजर डिपार्टमेंट का है तो अगर वो वर्कर तो मैनेजर डिपार्टमेंट दे सकता है, जनरल मैनेजर कोई उसको ऑर्डर नहीं गिव कर सकता। अब देखो मैनेजरियल इफिशियंसी। मैनेजरियल इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं और जो उसको टॉक्स करते हैं, उस टॉक्स में उनको क्या करना है कि इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, टाइम जो हमारा, जो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो उसके पास रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। मीन्स इट हेल्प द इंक्रीजिंग द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल स्किल्स को विच लीड टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मैनेजरियल और ऑपरेशनल स्किल्स का यूज करके वो क्या कर सकता है, इंक्रीज करेगा किसका, जो रिसोर्सेज रहेंगे उन्हीं रिसोर्स का यूटिलाइज करके, ये बताया। फिर इन द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग यहाँ पे इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब आप लोग जानते हो कि यहाँ पे जो होता है कॉस्ट, यहाँ पे जो आती है उसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट द टास्क मिनिमम कॉस्ट। यहाँ इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कंप्लीट द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। और ये कैसे किया जा सकता है, मैनेजर और ऑपरेशनल जो स्किल्स होते हैं उन दोनों का हेल्प के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि कम किया जा सकता है, कम पैसा लगाया जा सकता है, कॉस्ट कम किया जा सकता है। देखो फिर नेक्स्ट है हेल्प इन द मेंटेनिंग इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब कि कम तो करें साथ साथ इफेक्टिवनेस होना चाहिए, मतलब टास्क ऑन टाइम, टास्क कंप्लीट ऑन टाइम, कंप्लीटेशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, टाइम के अंदर अगर कंप्लीट होगा। मीन्स की हर हेड जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं उनको उनकी अथॉरिटी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब
कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होता है, डिपार्टमेंट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, रिसोर्स डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंटों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन है। कोई एक डिपार्टमेंट अपने को ये ना कहे कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा मैंने तो सब बढ़िया रहेगा। जैसे आप लोगों ने हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, कंप्यूटर हुआ है, अकाउंट्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, फिर उसका बीएसटी हुआ, ये ना कि मेरा बीएसटी बहुत बढ़िया, मेरा अकाउंट बढ़िया। आपको ओवरऑल हर में कोऑर्डिनेशन लेके चलना चाहिए, मतलब कि अब यहाँ कह सकते हैं विद इन द डिपार्टमेंट, बिकॉज द सिमिलरिटी इन द टास्क बीइंग द परफॉर्म, सब में सेम टास्क ही परफॉर्म करने चाहिए, तभी आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, टॉप लेवल पे जा सकता है। अब देखो बेटा, ट्रेनिंग भी होती है, एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, एक स्किल उसमें लाने के लिए, उनमें प्रॉपर एक स्किल्स लाने के लिए उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक बेटा, अब हम क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज। एडवांटेज डिसएडवांटेज में पहला नैरो आउटलुकिंग। नैरो आउटलुकिंग का मतलब क्या होता है कि हर मैनेजर जो होता है, हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं, केवल वो अपने डिपार्टमेंट को लेकर देखते हैं और इंटायर होल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस ऑब्जेक्ट को वो नहीं लेके चलते, इम्फेसिस करते हैं केवल अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। वही लिखा हूं, मैनेजर ट्राई टू द बिल्ड अप देयर ओन फंक्शन या ओन डिपार्टमेंट, इम्फेसिस एम्पायर्स लीडिंग टू कंप्लीट, उसे क्या, कंप्लीट इंस्टेंट ऑफ द फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ये लेके नहीं फोकस करके लेके चलते। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है चेंजेस ऑफ द कंफ्लिक्ट। जब भी चांसेस जो कंफ्लिक्ट के होते हैं, अक्सर इसमें दो डिपार्टमेंटों के कंफ्लिक्ट के में चांसेस, कंफ्लिक्ट का मतलब उनके बीच में झंझट की बात आती है। जैसे इट मे बी अराइज व्हेन द इंटरेस्टेड ऑफ द टू एंड मोर डिपार्टमेंट आर नॉट कैपेबिलिटी, दोनों डिपार्टमेंट में कभी कैपेबिलिटी नहीं हो सकती है। इंटर डिपार्टमेंट कंफ्लिक्ट कैन बी आल्सो अराइज इन द absence ऑफ द क्लियर सेपरेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कहीं लिखा हुआ है कि क्लियर कि किसका क्या वर्क है, किस काम को कौन करेगा। क्लियर कट में ये बात अगर नहीं लिखी गई होगी और इसमें नहीं लिखा गया होता, अक्सर प्रॉब्लम होती है। जैसे एक डिपार्टमेंट ने कहा कि मैं सेल्स को क्या कर रहा हूँ, बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसने ये ऑब्जेक्ट लिया, तो दूसरा डिपार्टमेंट का यही होगा कि सेल्स को ऑब्जेक्ट वो इंक्रीज करना चाहते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कहा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, परचेज डिपार्टमेंट को ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल लाने पड़ेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, दो डिपार्टमेंट में कंफ्लिक्ट हो सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मालूम नहीं होती क्लियर कट में, और इसीलिए चांसेस होते हैं कंफ्लिक्ट के, जो चांसेस होते हैं। फिर प्रॉब्लम ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या हो सकता है, इट मे बी लीड टू द प्रॉब्लम इन द कोऑर्डिनेशन एज अ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन दोनों डिपार्टमेंट में कौन देगा, किसको लीड करेगा, टारगेट हैज टू बी द एक्सचेंज वो लोग नहीं करते, वो केवल चाहते हैं इंक्रीज करे। तो मान लो ये नहीं बताना चाहते कि मुझे सेल्स को 10% इंक्रीज करना चाहता, पूरी इंफॉर्मेशन को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एक्सचेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि पूरी टॉपिक पूरी जो सेल्स का 10% इंक्रीज करते हैं उसका टोटल का टोटल पूरा श्रेय जो होता है वो क्या स्वयं अपने लेना चाहते हैं, वो उसको पूरा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम ऑफ द कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम भी होता ही रहता। एक्सचेंज एक क्रॉस द फंक्शनलिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर पूरी इन्फॉर्मेशन को आप एक्सचेंज नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा और कंप्लीट के चांसेस बनते रहते हैं। फिर होता है लेस चांसेस ऑफ द डेवलपमेंट। ऐसे सब क्या होता है, डेवलपमेंट भी हमारे पास कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी फोकस को लेके चलेगा, अपने अपने डिपार्टमेंट को केवल बिल्डअप करना चाहेगा, तो इस कंडीशन में डेवलपमेंट के चांसेस नहीं आ पाते। केवल कितना होता है, जो एक एवरेज होता है, एक मेंटेन होता है, उसी को लेके चलते रहते हैं, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट के चांसेस नहीं आते। फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो प्रोडक्शन का काम 2 4 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल से देखता जा रहा है, उसका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं होता था। एक वर्कर जो काम कर रहा है उसी काम को बार बार बिल्डअप उसी काम को करता जा रहा है, उसको ना कोई ट्रेनिंग दी जाती है टॉप ऊपर पे जनरल मैनेजर के द्वारा या किसी भी मैनेजर के द्वारा या मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा उनको ट्रेनिंग देकर कोई अदर स्किल सिखाए जाते हैं, उनके में एक स्किल से ही बने रह जाते हैं, जिससे क्या होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, वो वही का वही रह सकता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको फ्लेक्सिबल नहीं किया जाता। इनफ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, किसके कारण से, और या जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी के भी चांसेस पूरे आ जाते हैं। जो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन को ही देखता रह जाएगा, वो अकाउंटिंग सीख नहीं पाएगा, अकाउंटिंग मैनेजर अकाउंटिंग को जान पाएगा, प्रोडक्शन को नहीं जान पाएगा, मार्केटिंग को जान पाएगा, न तो अकाउंटिंग जान पाएगा, न तो प्रोडक्शन से संबंधित चीज को जान पाएगा। इसमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का केवल एक ही चीज को जान पाएगा और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब ये बात किया जाए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर को कहाँ किस
किस कंडीशन में रखा जाए जहां पे स्विचेबल हो। स्विचेबल का मतलब जहां पे इसका काम ज्यादा अच्छे ढंग से किया जाता हो। तो पहला क्या था, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उस कंडीशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। वहां पे जनरली ये अच्छे ढंग से काम कर सकता है, उस पोजीशन में काम कर। छोटे अगर लेवल पे होंगे तो वहां पे काम नहीं करता। दूसरा होता है वन प्रोडक्ट या सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जहां पे केवल एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता हो या दो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता हो, लेकिन दोनों प्रोडक्शन में जो होते हैं वो सिमिलर टाइप होनी चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं चाहिए। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए तो उस जगह पे हमारा कभी भी फंक्शनल स्ट्रक्चर काम नहीं करता। मल्टीपल की कंडीशन हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर काम करता है। अब वेयर ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हायर डिग्री ऑफ द स्पेशलाइजेशन, जहां पे सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, वहां पे हायर डिग्री ऑफ की जरूरत नीड होती है, वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर काम करता है। इस तरीके से हमारा ये फंक्शनल स्ट्रक्चर फाइनल हुआ। अब हम लोग आते हैं डिविजनल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ए क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। एक इसके ऊपर बात करता है प्रोडक्शन, और वहां पर किस पे बात कर रहा था, फंक्शन के बेस पे। इस पे किस पे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर के बेस पे। और प्रोडक्शन यहाँ जो मैन्युफैक्चर होता है वो क्या कैसे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर होगा, मल्टी फंक्शनिंग का किया जाता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। कितना कैसे बेटा, मल्टी फंक्शनिंग। अब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्रोडक्शन के बेस पे या सर्विस के जो प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, उसके आधार पर लोग इसको क्या किया, डिवाइड किया, उसी को बोलते हैं किसी नाम से, डिविजनल स्ट्रक्चर के नाम से बोलते हैं। ईच यूनिट मतलब इसमें ईच यूनिट का मतलब कि अगर जैसे हम लोग बात करते हैं, एक सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी में कई यूनिट हैं, टीवी अलग बनता है, फोन अलग बनता है, एसी अलग बनता है, रेफ्रिजरेटर अलग बनता है, लैपटॉप। तो कितनी यूनिट होगी, 5। ईच यूनिट हैज ए डिविजनल मैनेजर। हर यूनिट्स के अलग अलग डिविजनल। इस टीवी में भी आप देखोगे तो सब होंगे। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अलग होगा, मार्केटिंग मैनेजर अलग होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग होगा, यहाँ परचेजिंग मैनेजर अलग होगा, अकाउंटिंग मैनेजर अलग होगा। केवल टीवी का अलग होगा, फोन का अलग होगा, सारे मैनेजर होंगे, एसी के सारे मैनेजर अलग होंगे, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में सारे डिपार्टमेंट अलग होंगे, लैपटॉप में अलग होंगे। मतलब हर सैमसंग की सारी चीजें, लेकिन सब अलग अलग होता है। आप लोगों ने देखा होगा ईच यूनिट हैज ए डिविजनल मैनेजर। हर यूनिट्स में क्या होता है, अलग अलग डिविजनल मैनेजर होंगे। देखो इसमें भी HR मैनेजर होगा, इसमें भी HR, इसमें लेकिन ये HR मैनेजर टीवी का, HR मैनेजर फोन का, HR मैनेजर एसी का, इसमें HR मैनेजर रेफ्रिजरेटर, इसमें HR मैनेजर लैपटॉप का। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्म एंड हु इज द अथॉरिटी ओवर द यूनिट्स। केवल किसकी अथॉरिटी करता है, केवल किस पे, यूनिट की अथॉरिटी। मतलब केवल टेलीविजन की बात कर सकता है ये HR मैनेजर, टेलीविजन से रिलेटेड अथॉरिटी बात करता है। एक डिवीजन इज अ मल्टी फंक्शनल। एक डिवीजन में क्या होता है, मल्टी फंक्शनल, बिकॉज विथ ईच डिविजन फंक्शन केवल एक ही डिवीजन के लिए फंक्शन करता है। लाइक प्रोडक्शन हो सकते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेजिंग, अकाउंटिंग, ETC जो ये मैंने लिखा है ये हो सकते हैं। आर परफॉर्म टुगेदर, एक साथ काम कर सकते हैं, अचीविंग द कॉमन गोल को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कि सैमसंग की सेल बढ़ानी है। तो सब लोग कॉमनली मिलकर टेलीविजन को, अब देखो जैसे आप लोग टीवी में देखते हो, सैमसंग की मोबाइल की अलग प्रचार आती है, फिर उसके बाद आप बात करोगे अगर सैमसंग की टीवी की अलग एडवर्टीजमेंट आते हैं, सैमसंग की फ्रिज की अलग आती है, फिर हम लोग सैमसंग की ऐसी बात करेंगे तो उसका अलग एडवर्टीजमेंट आता है। ऐसे आप लोग सोनी की बात कर लो, सोनी की लैपटॉप की अलग होगी, फिर ऐसे HP की बात कर लो। तो हर चीजों के जो अलग अलग डिपार्टमेंट, मैक्सिमम मैंने बात बताया, जो एप्पल का फोन का अलग आएगा, एप्पल के लैपटॉप का अलग आता है, एप्पल का जो डाटा बेस के लिए हमारे पास जो भी मिले तो इसकी अलग आती है। मीन्स कि ये जो डेबिट है उसमें क्या होते हैं, कंपनी एक है लेकिन उस कंपनी में कई यूनिट्स होते हैं, उन यूनिटों को सेपरेट कर दिया गया, हर यूनिट को संभालने के लिए एक अलग से मैनेजमेंट बनाया गया। तो इसी क्या कहा जाता है, डिविजनल। मीन्स कि यहाँ पे मैंने बार बार कहा कि इसको किस बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे किया गया। ये प्रोडक्शन कब होता है कि ये डिवीजन मैनेजर कहाँ काम करता है, जहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट का क्या किया जाता है। ये डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे सैमसंग में हो गया, एप्पल में हो गया, HP में हो गया, HP का प्रिंटर भी आता है, HP का कंप्यूटर भी आता है, HP का लैपटॉप भी आता है। मीन्स कि वहां पे जो टारगेट होता है वो अलग होता है। आप लोग ये बात करते हो, ऐसे ही लोग बात कर सकते हैं है कि जहां पे जिसका मल्टी प्रोडक्शन होता है उसी को लोग वहां पे जो वर्क काम करता है उसको डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हर यूनिट्स में पूरे के पूरे डिविजनल फंक्शन होंगे और ये डिविजनल फंक्शन मतलब सारे रहेंगे और मिलके इसका ऑब्जेक्ट केवल पूरा करेंगे। होल डिपार्टमेंट का नहीं, फोन वाले का नहीं, टीवी केवल वाला अपना देखेगा,
फॉर्मूला अपना देखेगा, एसी वाला अपना देखेगा, रेफ्रिजरेटर वाला अपना देखेगा, लैपटॉप में हर डिपार्टमेंट में ये होते हैं। हमारे पास जगह नहीं मिलने सब में आप लोग बना सकते हो। तो इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर के नाम जानते हैं। अब लोग डिविजनल स्ट्रक्चर एडवांटेज में हमारा पहला डेवलपमेंट ऑफ द वेरिड स्किल्स। इसमें क्या होता है कि जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो हेड ग्रुप हेड होता है डिपार्टमेंट के, उसके जो स्किल्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। वेरिड का मतलब सभी प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन उसके अंदर आ जाता है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उसको हर प्रकार की नॉलेज आ जाती है। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस स्किल से ऐसे उसके अंदर आता है। दिस प्रिपेयर हिम फॉर द हायर पोजीशन। अब वो ऐसा कैसे हो सकता है? उससे वो क्या पहुंच सकता है? उसकी मदद से वो क्या पहुंच सकता है? वो पर्सन हायर पोजीशन पर पहुंच सकता है। दिस इज बिकॉज ही गेन द एक्सपीरियंस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या आता है, पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट में काम करते करते उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस आ जाता है। उसमें वो टॉप लेवल पे उस डिपार्टमेंट, उस प्रकार के डिपार्टमेंट में, उस डिवीजन में वो टॉप पे भी पहुंच सकता है। इन ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मीन्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें, जैसे सैमसंग में हम लोग बात करते हैं, अगर फोन में वो है तो फोन में अगर वो फोन के अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे है तो वो धीरे धीरे सारी स्किल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, सब स्किल्स धीरे सीख के वो क्या कर सकता है, उस डिपार्टमेंट के फिर वो क्या कर सकता है, टॉप ग्रेड पे भी पहुंच सकता है। क्योंकि उसके अंतर्गत हर प्रकार के स्किल्स धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट के गोल अचीव के बारे में उसको जानना होता है। ठीक, सेकंड पॉइंट है प्रॉपर बेसिस फॉर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। यहाँ पे क्या रहता है कि जो उसको परफॉर्मेंस करता है उसको भी मेजर करता है। मतलब इस और कैसे मेजर करता है? इट इज हेल्प इन द फंक्शंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कैसे हेल्प मेजर करता है बेटा? यहाँ पे ये जो मेजर करता है वो किसके थ्रू मेजर करता है? हम लोग बात करते हैं प्रॉपर बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर कैसे किया जाता है बेटा? इसमें कि इट आल्सो हेल्प इन द फिक्सेशंस। ये क्या बेटा? आपका फिक्सेशंस है, एक्शन फिक्सेशंस। ये कैसे में फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि देखो पर्टिकुलर वो क्या कर सकता है कि उसके जो परफॉर्मेंस होते हैं, जो इस मैनेजर्स के इस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसके जो परफॉर्मेंस होंगे उसमें क्या होता है, उसके फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से फिक्स होता है। इन द केसेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन में जो परफॉर्मेंस होंगे या अप्रोप्रिएट द रिडीमियल एक्शंस कैन बी टेकन किया जा सकता है। और उसी के बेस पे क्या किया जाता है, उससे रिमीडियल एक्शन भी लिया जा सकता है, दोबारा उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी पर्टिकुलर टास्क के अकॉर्डिंग वो काम करके उस चीज को अपने में चेंजिंग ला सकता है। जैसे एक काम वो कर रहा है प्रॉपर और उसी से एक्सपीरियंस आ सकता है। मतलब अगर वो अपने आप को मेजर भी कर सकता है, माप भी कर सकता है कि पिछली बार जब उसने काम किया इस वर्क को इतना टाइम में इस प्रकार से किया गया, दोबारा उसी काम को जब करेगा तो उसको रिमीडियल मिल जाएगा। रिमीडियल का मतलब अप्रोप्रिएट रिमीडियल, की एक उसको चांस होता है कि उस काम में वो क्या करे, चेंजेस लाके उसको क्या करे, वो सुधार करे। उसकी बात करा गया। फिर हेल्प इन द मेंटेनिंग इफेक्टिवनेस। यहाँ क्या होता है, मीन्स ऑल डिसीजन, जो भी इसमें ऑल डिसीजन होंगे वो कौन लेता है? डिवीजन हेड। डिवीजन हेड का मतलब कि फोन का जो हेड होगा, फोन डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वही सारा डिसीजन लेता है और सारे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मालूम है, उसके पास में ही होते हैं। और इस तरीके से वो क्या हो सकता है, इफेक्टिवनेस हो सकता है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, वर्क हैज बीन डन ऑन टाइम। जब वर्क हैज बीन डन ऑन टाइम हो सकता है क्योंकि वो सारे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने दिन में होता है सब जानता है और वही ले सकता है। वह कभी एक्सेप्शंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन आ गया, उसके बारे में कोई भी चीजें के बारे में वो पूछेगा, किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। नहीं, सारे डिसीजन वो क्या कर सकता है, डिवीजन हेड स्वयं ले सकता है और उसके पास, क्योंकि वो उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं उसके पास में हुई होती है। सैमसंग के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं पूछेगा, वो क्या करता है, फोन पे कर रहा है तो फोन के सारे डिसीजन स्वयं टेकन कर सकता है। हेल्प इन द मेंटेनिंग द इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, डिविजनल मैनेजर जो होता है वो क्या कर सकता है, ओनली पर्टिकुलर डिवीजन के किस पे काम करता है, ओनली पर्टिकुलर डिवीजन के में ही काम करता है। मतलब मैंने बताया था फोन के डिवीजन पे जो उसकी ड्यूटी के होते हैं पर्टिकुलर से। अब वो टीवी वाले में नहीं जाएगा, वो आपके वॉशिंग मशीन में नहीं जाएगा, वो आपके रेफ्रिजरेटर वाले डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, वो लैपटॉप में नहीं जाएगा। जो भी डिविजनल, अगर मोबाइल का मैनेजर होगा तो पर्टिकुलर किस पे बात करेगा, मोबाइल से रिलेटेड ओनली डिवीजन पे ही ड्यूटी ऑन ओनली डिवीजन। तो उससे क्या होगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा,
उसका हर जगहों पे यूज नहीं होगा, पर्टिकुलर केवल वही होगा, उससे कास्ट क्या होगा, मिनिमम आएगा, उससे कास्ट क्या होगा, हमारा मिनिमम आएगा। फिर हमारा आता है कोऑर्डिनेशन। अब देखो, जब एक आदमी एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसमें आपस में कभी कंफ्लिक्ट नहीं हो सकता, वो दोनों क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट से अकाउंट डिपार्टमेंट, क्योंकि सबका क्या होता है, डिविजन के ऑब्जेक्ट को पूरा करना, मतलब फोन को सेल करना, तो सबका एक कॉमन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बताया कोऑर्डिनेशन आपके डिविजनल स्ट्रक्चर्स में ऑलवेज इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि डिवीजन जो आपके यहाँ पे होंगे, जो डिवीजन होगा मतलब एक डिपार्टमेंट होगा, एक डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट पाए जाते हैं। एक मतलब अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें, उस प्रोडक्ट में सारे ही डिपार्टमेंट पाए जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट में अलग प्रकार के सारे डिपार्टमेंट होंगे, तो उनका आपस में हर दो डिपार्टमेंट आपस में डिपार्टमेंट वालों का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। मतलब वो एक दूसरे की बातों को आपस में इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे एंड शेयर करेंगे। फिर हमारा आता है लेस चांसेस ऑफ द कंप्लीट। उनमें भाई जब वो अपनी बातों को शेयर करेंगे तो उनके चांसेस क्या होंगे, कंप्लीट होने के बहुत कम होंगे। इस परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपमेंट कैन बी इजिली इवेल्युएटेड। आप ये भी कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो कि हमने परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपमेंट कितना हमने पिछली बार से इस बार कितना हमने किया, डेवलपमेंट किया। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कि सारे प्रोडक्ट के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। आप ये भी जानते हो कि कभी हर व्यक्ति की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस फोन की रिकॉर्डिंग, फोन को सेल कौन कराएगा, फोन का प्रोडक्शन कौन करेगा, फोन को मार्केट तक कौन पहुंचाएगा, फोन की से रिलेटेड रिकॉर्डिंग कौन करेगा। मीन्स ये क्या होता है, हर पार्टिकुलर हेड उसमें बने होंगे, वो उसका संभालेंगे और वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन एक प्लेस पे रहेंगे। यही चांस होता है आपस में कंप्लीट होने के चांस। क्यों? क्योंकि सबका टारगेट एक ही होगा, फोन की सेलिंग को इंक्रीज करना। ये हमारा क्या था, डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज थे। हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में पहला आता है डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट। एफर्ट का मतलब समझते हो कि जो वो काम करते हैं, जो पर्सन्स क्या करते हैं, मैनेजर्स काम करते हैं, जो उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स काम करते हैं, उसका डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट होता है। मीन्स सैमसंग में भी वही परचेज डिपार्टमेंट्स कि हर सैमसंग की जो यूनिट होगी, यूनिट का मतलब कि हम लोग बात करते हैं एक जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट फोन का डिपार्टमेंट अलग और लैपटॉप का डिपार्टमेंट अलग और फिर उसका टीवी का डिपार्टमेंट अलग, रेफ्रिजरेटर का डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, हर डिपार्टमेंट में आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, हर डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, हर डिपार्टमेंट में आपकी बात कर रहे हैं अलग अलग सब, मतलब हर यूनिट में जो होती है हर प्रोडक्ट के लिए सेम डिपार्टमेंट होगा। उसीलिए कहा गया कि डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट, हर जगह जो होगा एफर्ट क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। द गिवन राइजेस द डुप्लीकेशन एफर्ट एमंग द वेरियस डिवीजन। हर डिवीजन में वही बात होता है। इससे क्या होगा, इसके डुप्लीकेशन एफर्ट से क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कि जो बन के मेरा प्रोडक्ट तैयार होगा उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो प्रोडक्शन बन के तैयार होगा, मीन्स की फोन में भी पता चला एक मैनेजर रखा गया, ऐसे क्या होगा, सबको अगर एक जगह बनाया गया होता तो उससे क्या होता, ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरा कम आता। ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरा क्या होगा, कम होता, क्योंकि रिकॉर्डिंग सबकी एक जगह होती तो क्या होता, 4 मैनेजर के लिए आपको बताया हो सकता 2 ही मैनेजर रखने पड़ते, अकाउंटिंग 2 ही लोगों से करा लेते। तो लेकिन हर डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट हमारे पास थे, 4 डिवीजन थे, 4 प्रकार के प्रोडक्ट थे, तो हमको 4 अकाउंटेंट रखने पड़े। तो अब इससे क्या हो गया कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने का, बिजनेस को चलाने के जो कॉस्ट होते हैं वो मेरे कॉस्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसीलिए कहा गया डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट। इसे ही पहला डिसएडवांटेज। दूसरा नैरो आउट लुकिंग। अब नैरो आउट लुकिंग का मतलब क्या है, डिवीजन हेड्स जो होता है, एवरी डिवीजन जो होता है, हर डिवीजन मीन्स हम लोग बात करें यूनिट्स की, जो यूनिट्स होते हैं वो फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट ओनली विदाउट द थिंकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट को के माइंड्स में थिंकिंग में सोचते हैं, केवल वो क्या सोचते हैं, मेरा ही प्रोडक्ट या किसी भी यूनिट्स जो है वो मेरी ही बिके। मीन्स मोबाइल वाला चाहेगा मोबाइल बिकेगा, फोन और वो लैपटॉप वाला चाहेगा मेरा लैपटॉप बिके, और रेफ्रिजरेटर वाला चाहे केवल मेरा। मतलब केवल सब लोग इसमें क्या होता है, नैरो आउटलुकिंग मतलब है केवल अपने बारे में छोटी सोच रखते हैं। नैरो मतलब होता है छोटा सोच रखने वाला, केवल छोटी ही चीजें सोच के, मतलब केवल पर्टिकुलर मेरा हो। मीन सैमसंग नहीं, पर्टिकुलर केवल मेरा प्रोडक्ट ही डेवलप
हो। और देखिए इसका मेन एम होता है डिवीजन हेड का, सो क्या करना, ये क्यों करते हैं, ऐसा क्या करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि हाँ मोबाइल सैमसंग का सबसे ज्यादा बिक्री हो रहा है, उसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है कंपेयर टू लैपटॉप, कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर। ये केवल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस को शो करने के लिए लोग करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर में, जिसको ये क्या होती है, डीमेरिट होती है, डिसएडवांटेज होता है। तीसरा होता है बेटा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, डिवीजन जो हेड होता है वो क्या करते हैं, अवॉइडिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। वो अवॉइड किसके करते हैं कि जो भी अपने पास, जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो एक दूसरे को देने में, शेयर करने में क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। जैसे अब मेरे पास क्या बहुत बड़ा प्रिंटर ले आनी है, उस प्रिंटर का मुझे वीक में 1 टाइम काम है, लेकिन हमारे बगल में एक डिपार्टमेंट है, वो हमारा मान लीजिए हमारा ही सैमसंग का ही हमारा वो टेलीविजन का डिपार्टमेंट है, लैपटॉप का डिपार्टमेंट, जिसको कंप्यूटर की नीड पड़ेगी। अगर वहां पे प्रिंट करने की बात आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रिंटर को उसको शेयर ना करके उससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मेरे यहाँ प्रिंटर फालतू पड़ा हुआ है और वहां पर भी पैसा लगा के एक अलग प्रिंटर ला लिया जाएगा, और उससे क्या होगा कि अगर दोनों ही डिवीजन एक जगह रहते तो उन दोनों लोगों का काम एक ही जगह से हो जाता, तो हमें 2 बार प्रिंटर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो रहे। इससे क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो रहे। रिसोर्सेज का मतलब कि हमारे पास जैसे क्या होता है, मेरे पास मान लो आज 100 लेबर है, आज मेरे यहाँ ज्यादा वर्क था तो मैंने 100 लेबर हायर कर लिया। अब मेरे पास 100 लेबर है, लेकिन कल मेरे पास मात्र 20 लेबर का वर्क है, 80 लेबर मैंने फालतू बैठा है। लेकिन मेरे टेलीविजन वाले में, मैं मोबाइल वाला कंपनी का हूँ और मोबाइल में मेरी डिपार्टमेंट में, मेरे डिवीजन मेरे यूनिट में बनते हैं, बट टेलीविजन वाले के यहाँ अभी 50 लेबर की नीड है, लेकिन मैं अपने लेबर को उसको ट्रांसफर नहीं करता हूँ, इसको बैठा के यहाँ लोगों को सैलरी देता हूँ। इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होता है। ये भी हमारे लिए क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट होता है इग्नोरेंस ऑफ द कॉमन गोल। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जो डिवीजन हेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आउटलुक को ध्यान दिए हुए ही वो, क्योंकि उनका आउटलुक क्या होता है, आप लोग देखते हो छोटी सोच होते हैं, केवल अपने पर्टिकुलर डिवीजन या पर्टिकुलर यूनिट्स को ही चाहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट से वो मतलब नहीं रखते कि पूरे बिजनेस का, पूरे सैमसंग का क्या ऑब्जेक्ट है, उसको उनके ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं, केवल उनको क्या है, होल ऑब्जेक्ट से नहीं, मतलब पर्टिकुलर केवल अपने डिवीजन, अपने यूनिट्स के ऑब्जेक्ट से ही अपने टारगेट को पूरा करना है, उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है। वो कॉमन को भूल जाते हैं। फिर मैक्सिमाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास क्या होता है डिवीजन स्ट्रक्चर में, कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है, जो हमारे मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनको हमको सैलरी देनी पड़ती है, वो हमारे को सैलरी देनी पड़ती है। तो हर यूनिट्स में अलग अलग मैनेजर होंगे। हर अगर 4-5 हमने बताया था, 5 में हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजर होंगे, 5 में हमारे अकाउंटेंट मैनेजर होंगे, 5 में हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर होंगे, 5 में हमारे मार्केटिंग मैनेजर होंगे। अब देखो सब जगह है, अगर एक ही मार्केटिंग मैनेजर रखा गया होता है, 2 मार्केटिंग मैनेजर रखा गया तो हो सकता है सारे सेल हो सकते थे, लेकिन मेरे से क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो कंट्रोलिंग करने की बात आएगी, अब वहां पे अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंट्रोलिंग करने की बात आएगी, जो उस पूरे डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल होगा, डिपार्टमेंट हेड होगा, वो क्या होगा, हर जगह वो उनका अलग डिपार्टमेंट हेड एक हो जाएगा। पता चला मोबाइल लैपटॉप का अलग कोई डिपार्टमेंट हेड हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, और उन सब का फिर एक हेड जो होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाएगा। इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट 2-4-10 लोगों की सैलरी मेरी यहाँ से बढ़ जाएगी। ये भी डिवीजन स्ट्रक्चर की क्या होता है, डिसएडवांटेज है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा डिवीजन स्ट्रक्चर, और दोनों में हम लोग कंपेरिजन थे। तो फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहला फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किस बेसिस पे इसको फॉर्मेट किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्मेंस। ये क्या होता है, फंक्शन मतलब वर्क बेसिस पे परफॉर्मेंस किया गया। और इसमें किसके बेसिस पे होता है, कि मैन्युफैक्चर करने में, मीन्स ये किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे इसका डिवीजन डिवाइड किया गया था, और इसका डिवाइडेशन किसके बेसिस पे, काम वर्कों के बेसिस पे होता है। जैसे आपको ने यहाँ पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था सैमसंग में होता था हमारे प्रोडक्ट का मतलब हमारे सैमसंग का मोबाइल फोन, सैमसंग का रेफ्रिजरेटर, सैमसंग के एलईडी टीवी, सैमसंग के, फिर हमारे फिर आए थे सैमसंग के, हम लोग चीजें इतना भी पढ़े थे तो सैमसंग के प्रोडक्ट के बारे में बात किया थे। और यहाँ सैमसंग प्रोडक्शन या फंक्शन का मतलब बेसिस पे डिवाइडेशन किया जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। फंक्शन मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फिर हमारा मैनेजर्स टीम हमारा होता है,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, फिर हमारा होता है मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, ये सब हमारी चीजें यहाँ पे फंक्शन में होता है। सिचुएबिलिटी मतलब फंक्शनल डिपार्टमेंट कहाँ पे डीलिंग कर सकता है? फंक्शनल डिपार्टमेंट केवल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में डीलिंग करता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ होगा और वहां केवल कितने प्रोडक्ट होंगे? 1 प्रोडक्ट होगा। और डिविजनल स्ट्रक्चर किस प्रकार में बताया? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डीलिंग करता है, जहाँ पे होगा मल्टीपल प्रोडक्ट। ये 1 प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होता है, ये क्या होता है? मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट कहाँ होता है? यहाँ लो होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोडक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इसलिए वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ पे ज्यादा डिफिकल्टी होती है? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फिक्स, डिफिकल्टी टू फिक्स होती है। यहाँ पे डिफिकल्टी ज्यादा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही डिपार्टमेंट है और पूरा डिफिकल्टी होती है। बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग पर्सन के पास में होती है। अब उसके बाद हमारा क्या था? चांसेस ऑफ द कंफ्लिक्ट। अब कहाँ पे कंफ्लिक्ट का मतलब कहाँ पे आपस में मतभेद होने के ज्यादा चांस होते हैं? तो मोर, आप जानते हो कि यहाँ पे हर जगहों का पूरा पर्टिकुलर यहाँ पे डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट चाहता है मेरा बेस्ट हो, हर डिपार्टमेंट चाहता है केवल मेरा बेस्ट हो, मतलब अपना ओन बेस्ट करने के लिए, आउटलुकिंग दिखाने के लिए, अब अपनी आउटलुकिंग दिखाने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट केवल वो चाहते हैं कि मेरा पर्सनल आउटलुकिंग, अपनी हम लोग आउटलुकिंग दिखाने के लिए बिल्डअप ओन फंक्शन, केवल ओन फंक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं और बिजनेस के गोल्स को ये निगलेक्ट कर देते हैं। लेस यहाँ क्या होता है? यहाँ पे जो चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट होते हैं वो क्या होता है? लेस होते हैं। यहाँ डिवीजन हेड्स टेकन द ऑल कोर एक्टिविटीज, यहाँ टेकन कोर ऑल एक्टिविटीज बोल सकते हैं। कोर ऑल एक्टिविटीज का मतलब कि हर कोई जो मेन एक्टिविटीज होती है उसको कौन यहाँ पे कंट्रोल हैंडल करता है? डिवीजन हेड। और यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है? यहाँ पे जो आपको बोला डायरेक्टर होते हैं वो। यहाँ पे कुछ सम एक्सेप्शंस कंडीशंस को छोड़कर सारे रिलेटेड किससे होते हैं? डिवीजन से होते हैं। अब उसके बाद स्पेशलाइजेशन, इसमें क्या होता है? स्पेशल फंक्शन होते हैं। इसमें किससे संबंधित होता है? स्पेशलाइजेशन फिर फंक्शंस होता है, और इसमें स्पेशलाइजेशन किस बेसिस पे किया जाता है? प्रोडक्ट के बेसिस से होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में उसको सारी नॉलेज हो जाती है। इसमें केवल पर्टिकुलर जिस फील्ड पे होगा, जिस फंक्शन में होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको नॉलेज हो जाएगी। बट अगर उसमें मोबाइल में रिलेटेड में हो तो मोबाइल के सारे डिपार्टमेंट के बारे में आपको फंक्शन के बारे में जानकारी देगी। पर्सनल ग्रोथ, यहाँ पर्सनल ग्रोथ लेस होता है, यहाँ पे मोर होता है, क्योंकि यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के आप हायर डिपार्टमेंट तक जा सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है? जिस डिपार्टमेंट में जिस प्लेस पे वहीं पे स्टेबल रह सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? पर्सनल ग्रोथ की बात में हमारे रहते हैं कोऑर्डिनेशन कहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा? यहाँ पे फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज इजी टू द मेंटेन करना। इसका क्या होता है? इजी होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब आपस में एक दूसरे से एक डिपार्टमेंट में यहाँ पर लैक ऑफ द क्रॉस डिपार्टमेंट, मतलब एक डिपार्टमेंट से फिर दूसरे डिपार्टमेंट में यहाँ बैठाना इजी होता है। बट यहाँ जो होता है इजी, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द वन प्रोडक्ट कैन बी इंटीग्रेटेड इन द वन डिवीजन। इस कोई एक प्रोडक्ट हो या एक डिवीजन हो, यहाँ बहुत इजी होता है, आपस में सबका कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है। बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बैठाना तो इजी होता है, मेंटेन करना इजी होता है, बट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होते। अब देखो एक और पॉइंट लिख सकते हो बेटा यहाँ पे आप लोग, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर में इनफ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बट डिविजनल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। इस तरीके से बेटा ये आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर का वीडियो 2nd नंबर हमारा समाप्त हुआ, जिसमें हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग डेलीगेशंस पढ़ेंगे, डेलीगेशन अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर्स भी समाप्त हो गए, जिसमें से फॉर्मल इनफॉर्मल आपके में से डिलीट कर दिया गया है, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इस सेशंस में, जो आपका 20 और 21 है सेशंस। इस सेशन में आपको जो भी है ये फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसको डिलीट कर दिया गया है। अच्छा बेटा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और जो अच्छा कमेंट और बुरे कमेंट भी आप हमें करते रहे। चलता हूँ बेटा, बाय बाय।